Hello students, welcome back to my channel Biology with Deepti Jain from वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है? व्हाट इज द म्यूटेशन? द सडन स्टेबल एंड इनहेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द म्यूटेशन। किसी भी जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई भी सडनली और स्टेबल और इनहेरिटेबल चेंजेस अगर आते हैं और वो इनहेरिटेड होते हैं एक ऑर्गेनिज्म में, तो वो चेंजेस जो आ रहे हैं वो किसकी वजह से आते हैं? म्यूटेशन। उन चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। तो हम डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं इसके? द सडन स्टेबल एंड इनहेरिटेबल चेंजेस इन अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के अंदर किसी भी जेनेटिक मटेरियल में डीएनए, क्रोमोसोम्स, उनके अंदर सडनली चेंजेस आ जाते हैं और उन चेंजेस की वजह से उनके अंदर कुछ चेंजेस फॉर्म्ड होती हैं और वो इनहेरिटेड हो जाते हैं। तो उन चेंजेस को हम क्या टर्म देते हैं? म्यूटेशन। ठीक है, क्या टर्म दी हमने? म्यूटेशन। फिर जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन शो होता है उनको हम बोलते हैं म्यूटेंट। द ऑर्गेनिज्म विच अंडरगोस mutation, that is called the mutant, and the agents of the mutation is called the mutagens। जो एजेंट जिनके थ्रू म्यूटेशन हो रहा है उनको हम क्या बोल रहे हैं? म्यूटेजेंस। फॉर एग्जांपल यूवी रेडिएशन, एक्सरेज। ये जो है अगर बार बार किसी बॉडी पे यूवी रेज अप्लाई करी जाए, एक्सरेज अप्लाई करी जाए, तो उनके अंदर जेनेटिकल चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन कभी भी म्यूटेशन जो होता है उसी जनरेशन में शो नहीं होता। इसका इफेक्ट क्या होता है? आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में या उसके नेक्स्ट जनरेशन में उसका इफेक्ट शो होता है। तो इसमें जो भी जिन एजेंट्स की वजह से म्यूटेशन शो हो रहा है उन एजेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? म्यूटेजेंस। ठीक है, और जो म्यूटेशन की यूनिट होती है वो क्या होती है? म्यूटॉन। यूनिट ऑफ द म्यूटेशन इज कॉल्ड द म्यूटॉन। तो हम म्यूटेशन की जो यूनिट को बोल रहे हैं म्यूटॉन बोल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे म्यूटेशन का इफेक्ट जो है वो आफ्टर मेनी जनरेशन दिखाई देता है और लेकिन इनहेरिटेड होते हैं और जरूरी नहीं है कि वो उसी जनरेशन में ऑर्गेनिज्म में शो हो जाए। वो कई जनरेशन के बाद या उसके नेक्स्ट जनरेशन में धीरे धीरे क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं और इस म्यूटेशन की वजह से ही एक न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, म्यूटेशन की ही वजह से वेरिएशंस आती हैं और वेरिएशंस जो है रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे हम म्यूटेशन के टाइप देख रहे हैं। तो म्यूटेशन जो है मेनली दो टाइप का हमने लिया है, जीन म्यूटेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर जीन्स में चेंजेस आते हैं, जीन्स ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तो उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो होता है जीन म्यूटेशन। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जो क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं उसके वेरिएशंस आ रही है नंबर्स में या स्ट्रक्चर में, तो उस म्यूटेशन को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो ये दो टाइप का है, स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल एबेरेशन, इसमें स्ट्रक्चरल वेरिएशंस होती हैं, और एक होता है न्यूमेरिकल वेरिएशन, इसमें नंबर्स में वेरिएशंस आती हैं। तो न्यूमेरिकल वेरिएशंस दो टाइप की होती है, एनिप्लाइडी एंड पॉलीप्लाइडी। एनिप्लाइडी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, ट्राइसोमी एंड द मोनोसोमी। ये एक म्यूटेशन का फ्लो चार्ट फॉर्म में टाइप्स एक्सप्लेन करा है। तो अब हम यहाँ पे फर्स्टली ले रहे हैं जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन के ये 5 टाइप्स हैं: सब्स्टिट्यूशन, फ्रेमशिप म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन एंड मिससेंस म्यूटेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन जीन म्यूटेशन जो है जिसमें कि क्या होता है, जीन के अंदर चेंजेस आने पर अगर उसके ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में चेंजेस आ जाता है, फिनोटाइप पे इफेक्ट आता है, तो वो म्यूटेशन एक इनहेरिटेबल म्यूटेशन के साथ साथ वो म्यूटेशन होता है जीन म्यूटेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसमें सडनली जब स्टेबली चेंजेस आ जाते हैं जीन्स के अंदर तो उसमें एक म्यूटेशन क्रिएट होता है और उस म्यूटेशन की वजह से ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले उसके टाइप में ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे हम सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ नाइट्रोजनस बेसिस। जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। 4 बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो ये दो कैटेगरी में होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। तो एडेनिन और ग्वानिन जो है वो किस में आते हैं? प्यूरिन्स में, और थाइमिन और साइटोसिन आते हैं पिरिमिडिन्स में। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी होती है नाइट्रोजनस बेसिस की, एक तो प्यूरिन और दूसरी होती है पिरिमिडिन्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं दो टाइप का इसमें
बताती हूँ सब्स्टिट्यूशन। एक तो होता है ट्रांजिशन और एक होता है ट्रांसवर्जन। ठीक है, फर्स्ट हम यहां ले रहे हैं इसका ट्रांजिशन। ये किसका टाइप पढ़ रहे हैं हम? सब्स्टिट्यूशन का। तो ट्रांजिशन, और सेकेंड टाइप है इसमें ट्रांसवर्जन। तो जब किसी नाइट्रोजन, अब इनमें जो सब्स्टिट्यूशन है ये नाइट्रोजन बेसिस के अंदर चेंजेस होता रहता है, जिसको हम बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूट, कि एक नाइट्रोजन बेस ने दूसरे को हटाकर अपने आप को आ गया और एक ने हटा के तीसरे को हटा दिया। इस तरीके से क्या होती रहती है, उनकी जगह सब्स्टिट्यूट होती रहती है। जैसे क्लास में टीचर का सब्स्टिट्यूशन लग जाता है, टीचर एब्सेंट है, तो उसी तरीके से यहाँ पे एक नाइट्रोजन बेस नहीं होने पर दूसरा नाइट्रोजन बेस आ जाता है, तो उसको हम बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। तो ये हम दो ले रहे हैं, ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन जो होता है ये आपस में सेम में होगा, मतलब कि जैसे सेम फैमिली में सब्स्टिट्यूशन हो गया कि एक फैमिली का मेंबर दूसरी एक ही फैमिली में हमने आपस में चेंज कर लिया, कि एक ताऊ के घर चला गया, उनका चाचा के यहाँ आ गया। तो इस तरीके से एग्जांपल ले लिया हमने। तो प्यूरिन एक फैमिली हो गई, पिरिमिडिन दूसरी फैमिली हो गई। तो प्यूरिन के ही अंदर चेंजेस हो रहे हैं। अगर एडेनिन की जगह ग्वानिन आ जाए और ग्वानिन की जगह एडेनिन, पिरिमिडिन में थाइमिन की जगह साइटोसिन और साइटोसिन की जगह थाइमिन, तो वो क्या होता है? ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन में हम क्या बोला? सब्स्टिट्यूट विद इन प्यूरिन। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन बिटवीन ग्वानिन, और दूसरा हमने क्या ले लिया? पिरिमिडिन्स। तो ये किसके बीच में हो गया? साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, अब इसी तरीके से ट्रांसवर्जन। तो ट्रांसवर्जन में जो सब्स्टिट्यूट होगा वो किसके बीच में होगा? सब्स्टिट्यूट विद प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच, यानी कि सपोज करिए एडेनिन थाइमिन को रिप्लेस कर देगा, ग्वानिन साइटोसिन को रिप्लेस कर देगा। तो ये एक प्यूरिन का कन्वर्जन किस में हो रहा है? पिरिमिडिन में, या पिरिमिडिन का प्यूरिन में। तो ये कन्वर्जन कहलाता है ट्रांसवर्जन। तो इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, ये चार चीजें ले ली हमने। इसको बल्कि यहां लिख लेते हैं हम इसको, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो एडेनिन और ग्वानिन क्या है? प्यूरिन। थाइमिन और साइटोसिन क्या है? पिरिमिडिन्स। तो अगर एडेनिन और ग्वानिन आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये कन्वर्जन हो रहा है, तो ये क्या कहलाया? ट्रांजिशन। ठीक है, उसी तरीके से थाइमिन साइटोसिन के साथ कन्वर्ट हो रहा है तो ट्रांजिशन। ठीक है, अब इसी तरीके से थाइमिन ग्वानिन को रिप्लेस कर रहा है, ग्वानिन थाइमिन को, या एडेनिन साइटोसिन को, साइटोसिन एडेनिन को, एडेनिन थाइमिन, थाइमिन टू एडेनिन, ग्वानिन टू साइटोसिन एंड साइटोसिन टू ग्वानिन। दैट इज दीज आर द क्या हुए? ट्रांसवर्जन। ठीक है, ट्रांसवर्जन किसके बीच में हो रहा है? प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच में। ट्रांजिशन किसके बीच में हो रहा है? सिर्फ प्यूरिन के बीच में और या फिर पिरिमिडिन के बीच में। एग्जांपल मैंने कैसे बताया आपको? फैमिली के बीच में। अगर एक फैमिली के बीच में कन्वर्जन हो रहा है, दैट इज द ट्रांजिशन। दो डिफरेंट फैमिली के बीच में कन्वर्जन या सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, दैट इज द ट्रांसवर्जन। ठीक है, तो ये किस में आता है? सब्स्टिट्यूशन में। तो इनकी वजह से जब ये बेसिस एक दूसरे की जगह ले लेते हैं तो कोडिंग सीक्वेंस चेंज हो जाती है, और चेंज होने से क्या होता है वहां पर? चेंज होने से क्या होगा? उनकी कोडिंग सीक्वेंस चेंज होने से अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, जिससे पूरी कोडिंग सीक्वेंस हमारी बॉडी की चेंज हो गई। इसी तरीके से हम यहाँ पे लेते हैं फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। तो जो फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन है, इनके अंदर जो जीन्स हैं वो क्या होते हैं? अगर बेसिस के अंदर उनमें एडिशन या डिलीशन हो जाता है
तो उससे उनकी इंटायर कोडिंग जो है वो पूरी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इसमें हम फर्स्टली ले सकते हैं डिलीशन। ठीक है, डिलीशन कि कोई भी एक बेस या दो बेस, तीन बेस आपस में डिलीट होने से उनकी जो सीक्वेंसेस हैं वो पूरी क्या हो गई, चेंज। जैसा हमने लिया CAT GAT CAT GAT, ये मैंने सीक्वेंस ले लिया है। अगर इसमें से सपोज करिए मैं यहां से ये C डिलीट कर दूं, ये वाला C डिलीट कर दूं, तो सीक्वेंस क्या आ जाएगी, CAT GAT ATGAT। देखो यहां से इसकी सीक्वेंस चेंज हो गई, कोड चेंज हो गया। यहाँ कोड क्या बन रहा था CAT, बट यहाँ क्या बना ATG, और ये वाला कोड क्या रह गया, इनकम्प्लीट। तो ये है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में डिलीशन की वजह से जो म्यूटेशन क्रिएट हो रहा है, या एडिशन की वजह से जो क्रिएट होता है, वो सब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आते हैं, क्योंकि पूरे जो फ्रेम होता है उसके अंदर पूरी रीडिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है कोड्स की, और वो कोडिंग सीक्वेंसेस पूरी चेंज हो जाती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसी तरीके से हम इसमें सेकेंड टाइप देख लेते हैं, एडिशन। एडिशन में क्या होगा, एक बेस ऐड हो जाता है, इंसर्शन भी बोल सकते हैं हम इसको, एडिशन के साथ हम इसको इंसर्शन का नाम भी दे देते हैं। तो जैसे सपोज करिए यही वाली कोडिंग ली हमने, ऊपर वाली CAT वाली, CAT GAT, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर क्या एक बेस जो है ऐड कर दूं, सपोज करिए यहां कर दिया हमने ऐड, है ना, एक एडेनिन यहाँ पर ऐड हो गया, तो कोडिंग क्या हो जाएगी, यहाँ चलिए यहाँ ले लेते हैं, तो कोडिंग क्या आ गई, CAT GAT, तीन का पेयर बनता है कोड्स में। तो देखिए एक कोड ये AGA, यहाँ पे क्या बना था GAT, यहाँ क्या हो गया AGA, फिर TCA TGA, फिर ये इनकम्प्लीट रह गया। तो क्या हुआ, ऐड होने से, किसी भी एक बेस के ऐड होने या डिलीट होने से जो पूरा फ्रेम है कोड्स का वो इनकम्प्लीट रह जाता है, पूरा कंप्लीट कोड्स नहीं देता है, तो उस म्यूटेशन को हम नाम देते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन। तो जो पॉइंट म्यूटेशन है, ये वाला हम ले रहे हैं हम यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन जो है किसी भी एक बेस के, सिंगल नाइट्रोजन बेस के ऐड होने से या डिलीट होने से या सब्स्टिट्यूट होने से जो भी म्यूटेशन क्रिएट होगा वो पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। यहाँ पे हमने जो फ्रेम शिफ्ट में लिया है, यहाँ पे एक से ज्यादा बेस भी डिलीट भी हो सकता है, इंसर्ट भी हो सकता है, बट इन द केस ऑफ पॉइंट म्यूटेशन ओनली वन नाइट्रोजन बेस इज डिलीटेड और एडेड और सब्स्टिट्यूटेड। ओके, तो पॉइंट म्यूटेशन का जो बेस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं वो लेते हैं सीकल सेल एनीमिया, वो आगे हम डिस्क्राइब करेंगे उसको, डिजीज को। तो सीकल सेल एनीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। इस म्यूटेशन में सिर्फ क्या होता है, सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक ही बेस क्या होगा, नाइट्रोजन बेस क्या होगा, ऐड होगा, डिलीट होगा या फिर सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ किसके लिए होता है, involves substitution, deletion, insertion of only one nitrogen base, that is the point mutation। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सीकल सेल एनीमिया, ये इसका एग्जांपल है इस डिजीज का, डिजीज है ये, पॉइंट म्यूटेशन से होती है। उसी तरीके से नॉनसेंस म्यूटेशन। तो नॉनसेंस म्यूटेशन में इस तरह की कोडिंग्स में चेंजेस आते हैं कि वो एक नॉनसेंस कोड बना देता है। नॉनसेंस कोड कौन से कोड होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं, रोक देते हैं।
तो उसको हम बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा, इस म्यूटेशन के थ्रू क्या फॉर्म होगा, टर्मिनेशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन फॉर्म होंगे इसमें, तो ये कहलाता है नॉनसेंस म्यूटेशन। और मिससेंस म्यूटेशन में होता क्या है, इसमें कोई भी क्या होगा, सेंसेबल कोड फॉर्म नहीं होगा, जो ऐसे कोड फॉर्म होंगे जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कोड जो हैं वो किसी भी नॉन फंक्शनल प्रोटीन को फॉर्म नहीं करते। इससे जो कोड्स फॉर्म होंगे, फॉर्म द कोडॉन, those are not for those are for non-functional protein, non-functional amino acids। ठीक है, किसी भी नॉन फंक्शनल अमीनो एसिड्स के लिए ये ऐसे कोडॉन फॉर्म्ड होते हैं, किसके थ्रू, मिससेंस, जिसकी की कोई सेंस ही नहीं होती, वो हो गए मिससेंस। तो ये यहाँ पे हो गया जीन म्यूटेशन। तो अब हम सेकंड ले रहे हैं यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो टाइप के होते हैं, क्रोमोसोमल एबेरेशन एंड न्यूमेरिकल वेरिएशंस। क्रोमोसोमल एबेरेशन में स्ट्रक्चर वेरिएशंस आती हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स में वेरिएशंस आती हैं, जिसकी वजह से इसको नाम दिया जाता है क्रोमोसोमल एबेरेशन या फिर स्ट्रक्चर वेरिएशंस। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लिया है क्रोमोसोमल एबेरेशन में इंट्रा क्रोमोसोमल और इंटर क्रोमोसोमल, दो टाइप हो गए इसके एबेरेशन के, इंट्रा और इंटर। इंट्रा क्रोमोसोमल जो होगा ये अफेक्ट करता है सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम में, अफेक्ट ओनली अफेक्ट अ सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो किसके अंदर आते हैं, इंट्रा क्रोमोसोमल, इंट्रा मतलब एक ही उसके अंदर। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले हैं डिलीशन। फर्स्ट इसमें क्या ले लिया हमने, डिलीशन। तो डिलीशन जो है यानी कि क्या हो रहा है, उसमें कोई सेगमेंट डिलीट हो रहा है, तो इसके अंदर क्रोमोसोम की एक सेगमेंट कोई भी डिलीट होने से क्या होगा, क्रोमोसोम का साइज जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट, है ना। तो इसमें वो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर देन नॉर्मल by lacking the segment of chromosome। किसी भी क्रोमोसोम में कोई भी सेगमेंट के डिलीट होने से, हटने से क्रोमोसोम की लेंथ नॉर्मल क्रोमोसोम से क्या हो जाती है, कम। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम डिजीज का, क्राई डू चैट। ठीक है, एग्जांपल है इसमें क्राई डू चैट सिंड्रोम। ये एक डिजीज है क्राई डू चैट। ठीक है, ये कब होती है, कैसे होती है, इसमें जो इन्फेंट बेबी है उसके रोने की आवाज, चिल्लाने के बाद बिल्ली की तरह हो जाती है। तो इसमें जो है 5th नंबर का जो क्रोमोसोम है वो उसमें शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, कौन से क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है ये, 5th क्रोमोसोम। शॉर्टर ऑफ 5th क्रोमोसोम। 5th नंबर का जो क्रोमोसोम है वो शॉर्ट हो जाता है, और जो इन्फेंट बेबी होता है वो उसकी साउंड जैसे बिल्ली चिल्लाती है उसकी तरह से हो जाती है। क्राई ऑफ एन इन्फेंट हैविंग साउंड ऑफ कैट इन पेन। जब वो कोई दर्द से चिल्ला रही होती है बिल्ली, उस तरीके के उसकी बच्चे की आवाज हो जाती है। तो ये डिजीज कहलाती है क्राई डू चैट सिंड्रोम। इसी तरीके से हम इसमें सेकंड ले सकते हैं इन्वर्जन। तो देखो पहले मैं इसको बता दूं ये कैसे दिखता है। जैसे कि सपोज करिए ये क्रोमोसोम है इस तरीके से, इसमें मैंने यहाँ पे सेगमेंट ले लिए A B C
डी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ये वाला सेगमेंट इतना डिलीट हो जाए, है ना, ये डिलीट होने के बाद कैसा दिखेगा, इस तरीके से। ये यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ 3 सेगमेंट, तो ये लेंथ कम हो गई इसकी, तो ये हुआ डिलीशन। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड इसमें डिलीशन के साथ क्या आता है, इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में क्या हो जाता है कि इसमें सेपरेट होके वो रीज्वाइन हो जाता है क्रोमोसोम में, लेकिन इन्वर्टेड पोजीशन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटरक्रोमोसोमल बाद में बताती हूँ। सेकंड हम यहाँ ले लेंगे इसका इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में क्या होगा, जैसे ये वाला तो हो गया कौन सा, डिलीशन, ये किस में आ गया, डिलीशन में। अब इन्वर्जन में देखिए, जैसे मैंने ये क्रोमोसोम लिया इस तरीके से, यहाँ सेगमेंट हमने ले लिए ई। ठीक है, अब अगर ये सेगमेंट यहाँ पे ये सपोज कर इतना कट हो गया और कट होके फिर दोबारा से रीजॉइन हो रहा है बट इन इन्वर्टेड पोजीशन, लाइक दैट। ये बी हो गया, ये ए हो गया, सी डी ई। ठीक है, इतना पोर्शन ये क्या हुआ था, पहले कट हुआ था, और अब ये कट होने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। यहाँ पे पहले ए था और यहाँ क्या आ गया, बी। तो ये होता है इन्वर्जन। तो इनसे कोडिंग, इनसे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाता है, जिससे कि क्या क्रिएट होता है, स्ट्रक्चर्स वेरिएशंस। उसके बाद हम यहाँ पे लेते हैं इंट्रा क्रोमोसोमल। इंट्रा तो हमने ले लिया, अब लेंगे इंटर क्रोमोसोमल। तो इंटर क्रोमोसोमल जो है वो इंटर क्रोमोसोमल में जो होगा वो क्या होगा, 2 क्रोमोसोम्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, इंटर क्रोमोसोमल में 2 क्रोमोसोम अफेक्ट होंगे, अफेक्ट द 2 क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक ले लेते हैं पहले ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा कि इसके अंदर जैसे कि 2 क्रोमोसोम्स के बीच में ले रहे हैं हम, तो दोनों क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम का सेगमेंट दूसरे क्रोमोसोम पे अटैच्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे सपोज करिए मैंने 2 क्रोमोसोम ले रही हूँ, इसी तरीके से यहाँ पे हमने सेकंड क्रोमोसोम लिया है, 1 2 3 4 एंड 5, ये 2 क्रोमोसोम ले लिए हैं। तो हमने क्या बोला है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक क्रोमोसोम का सेगमेंट टूटता है और वो दूसरे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं कि इसका सेगमेंट टूट के इसके साथ जुड़ गया, ज्वाइंट हो गया, और इसका सेगमेंट इसके साथ ज्वाइंट हो गया, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसमें भी हमने 2 चीजें ले ली। ठीक है, सिंपल और रेसिप्रोकल। अब मैं इसमें दिखा देती हूँ, जैसे सपोज करिए इसका ये सेगमेंट कट हो गया, इतना पोर्शन, और ये इस वाले के साथ ज्वाइंट हो गया, तो ये वाला आपको कैसा दिखाई देगा, ठीक है। और ये वाला जो क्रोमोसोम है दूसरे वाला, वो क्या हो गया, लेंथ में कम, शॉर्ट हो गया। ठीक है, ये हुआ सिंपल। ठीक, अब इसी तरीके से हम इसमें दूसरा जो लेते हैं रेसिप्रोकल, उसमें क्या हो जाएगा, एक सेगमेंट, एक क्रोमोसोम के सेगमेंट दूसरे में और दूसरे के दूसरे वाले में।
ऐसे। तो ये ब्लू वाला A B, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा C D E। इसी तरीके से यहाँ आ गया 1 2 3 4 5, ये हुआ रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये आ गया आपका किसमें, ट्रांसलोकेशन में। सिंपल में एक क्रोमोसोम का सेगमेंट दूसरे में ज्वाइंट हो गया, एक शॉर्ट हो गया एक लॉन्ग, और रेसिप्रोकल में दोनों की लेंथ सेम रही, एक का सेगमेंट दूसरे में और इस वाले का सेगमेंट इसमें, तो ये कहलाता है ट्रांसलोकेशन। उसके बाद होता है डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन में क्या होता है कि कोई भी क्रोमोसोम का सेगमेंट ब्रेकडाउन होके वो क्या हो जाता है, टैंडमली या रिवर्स ऑर्डर में डुप्लीकेट हो जाता है, वो कहलाता है डुप्लीकेशन। एक हमने क्या ले लिया यहाँ पे, डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन में जैसे सपोज करिए ये क्रोमोसोम है 1 2 3 4 5 सेगमेंट हमने लिए इसके। सपोज करिए ये सेगमेंट इतना टूट रहा है और किसी क्रोमोसोम पे जाके अटैच्ड हो रहा है, या इसी पे क्या हो गया, वो रीजॉइंट होके उल्टे रिवर्स में आ रहा है, जैसे 2 1, और इसी का क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया है, यहीं पे क्या हो गया, वो रिपीट कर गया है इस तरीके से। ये क्या हुआ, डुप्लीकेशन। ठीक है, तो इन सब के होने से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या आ जाते हैं, चेंजेस, तो जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है, और म्यूटेशन से क्या होती हैं, फिर वेरिएशंस आती हैं। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं इसमें न्यूमेरिकल वेरिएशंस। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में सेकंड उसका टाइप लेते हैं न्यूमेरिकल वेरिएशंस। तो न्यूमेरिकल वेरिएशंस जो होती हैं उसमें नंबर्स के उससे होती है कि नंबर अगर उसमें कम या ज्यादा हो रहे हैं किसी भी सेल में ऑर्गेनिज्म के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो होती है न्यूमेरिकल वेरिएशन। तो न्यूमेरिकल वेरिएशंस में जो है हम यहाँ पे दो चीजें हमने बोली थी, एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। सबसे हम पहले हम बोल रहे हैं एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि जब मेंबर्स होमोलोगस क्रोमोसोम में मियोसिस के टाइम पे अगर वो सेग्रीगेट नहीं हो पाते हैं, क्या हो जाता है, फेल टू सेग्रीगेशन ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, अगर मियोसिस के टाइम पे सेग्रीगेशन नहीं होता है, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट होना क्रोमोसोम्स का, तो उससे क्या होगा, एक सेल में लॉस हो जाएगा और एक सेल में गेन हो जाएगा। जैसे सपोज करिए एक सेल है, उसके अंदर इस तरीके से 4 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेग्रीगेशन होना है मियोसिस में, लेकिन सेग्रीगेशन पूरी तरीके से सही तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो अगर इसमें 2 सेल प्रोड्यूस हो रही हैं, तो हो सकता है इसमें एक क्रोमोसोम जाए और दूसरे में क्या आ जाए, 3। तो इसमें लॉस हो गया, इसमें क्या हो गया, गेन हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी किस में आती है, एन्यूप्लॉइडी में। तो एन्यूप्लॉइडी के अंदर हम यहाँ पे 3 कंडीशंस लेते हैं। एक तो ले रहे हैं हम यहाँ पे टेट्रासोमिक, टेट्रासोमिक होती है, ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी में 3 सेट बन जाते हैं। ठीक है, जैसे यानी कि 2n+1 हो जाती है कंडीशन। तो टेट्रासोमिक, इसकी हम फर्स्ट ले लेते हैं टेट्रासोमिक। तो टेट्रासोमिक के अंदर क्या होता है, टेट्रासोमिक में 1 क्रोमोसोम जो होगा वो 4 टाइम्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसकी वेरिएबिलिटी जो है वो ट्राइसोमिक से ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें आएगा 2n+2। ठीक है, ये क्या हुआ, टेट्रासोमिक। इसमें जो है 1 क्रोमोसोम 4 टाइम्स बार रिपीट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं टेट्रासोमिक। उसी तरीके से थर्ड ले लेते हैं ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी में क्या होगा, 3 टाइम्स 2n+1। ठीक है, 3 कंडीशंस मतलब 3 वो आ रहे हैं, एक तो 2 सेट तो ये हो गए और एक ये हो गए, तो 3 हो गए, और इसमें क्या होगा, 4। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं टेट्रासोमिक और ट्राइसोमी। उसी तरीके से ये कब हो रहा है, जब गेन हो रहा है, किसी में एक्स्ट्रा हो रहा है, क्रोमोसोम ज्यादा आ रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं इसमें मोनोसोमिक।
तो मोनोसोमिक कंडीशन जो होती है एन्यूप्लाइडी में, जब क्रोमोसोम कम हो गया है, सी कंडीशन हो गई मोनोसोमिक। ये होता है 2n-1, 2n-1, एक क्रोमोसोम क्या हो गया उसमें कम, है ना, तो उसको हम बोलते हैं मोनोसोमिक। और मोनोसोमिक जो होंगे वो वीक होते हैं नॉर्मल से, ये स्ट्रॉन्ग, ये वाला इससे स्ट्रॉन्ग होगा और ये क्या हो गया, वीक हो गया नॉर्मल से। फिर हम नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं इसमें न्यूलीसोमिक। न्यूलीसोमिक जो कंडीशन है, इसके अंदर दो मतलब कि पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, डिलीट हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, तो ये कहलाते हैं न्यूलीसोमिक। और ये पूरी तरीके से सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ये होता है 2n-2, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ही पूरा क्या हो गया, एब्सेंट हो गया, तो ये कहलाता है न्यूलीसोमिक। और ये बहुत वीक होते हैं, इनका सरवाइव करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूलीसोमिक। फिर हम देखते हैं, ये तो क्या हो गया, एन्यूप्लाइडी में कंडीशन आ गई, टेट्रासोमिक, ट्राइसोमी, मोनोसोमिक और न्यूलीसोमिक। फिर हम देखते हैं इसमें पॉलीप्लाइडी। तो पॉलीप्लाइडी में क्या होता है कि जब किसी भी डॉटर न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम सेपरेट होने का टाइम होता है, डुप्लीकेट होते हैं, तो उस टाइम पे वो सेपरेट नहीं हो पाते। तो फिर वही चीज आ जाती है कि किसी सेल्स में क्रोमोसोम ज्यादा होंगे, किसी में कम, या किसी में 3 और 4 सेट्स जाएंगे, किसी में कम रहते हैं, तो वो कंडीशन आती है किसमें, पॉलीप्लाइडी में। ये कब होता है, एट द टाइम ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें भी जब डुप्लीकेट होते हैं क्रोमोसोम, तो वो पूरी तरीके से क्या नहीं हो पाते, सेपरेट नहीं हो पाते हैं। और क्या होता है उसमें कि वो सेल्स के अंदर लॉस और गेन हो जाता है, जिससे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स वो क्रोमोसोम्स सेट, उसमें क्रोमोसोम्स कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो ये था न्यूमेरिकल वेरिएशंस, जिसमें कि नंबर्स के बेसिस पे क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आते हैं नंबर्स में, जिससे कि आगे वेरिएशंस क्रिएट होती हैं। और वेरिएशंस के क्रिएट होने से क्या होगा, वहां पर जो है एक न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन के चांसेस रहते हैं और न्यू कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। तो म्यूटेशन की हेल्प से वेरिएशंस क्रिएट होने से न्यू स्पीशीज के चांसेस है, जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।